हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो आज हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर वैसे तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इजी चैप्टर है, तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन इसकी थ्योरीज है ना इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी, एंड बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट इनका आ सकता है। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत सिंपल और इजी है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 5, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो देखो, नॉन करंट एसेट्स, ऐसी कुछ नॉन करंट एसेट्स होती हैं जो कि हम सेल के लिए हम उसे हेल्ड फॉर सेल कर देते हैं, और उसके लिए उनकी क्या अकाउंटिंग होगी, या फिर एक मान लो कि एक कंपनी है जिसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। अब क्या होगा ना कि जो डिपार्टमेंट ए है उससे हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए अब हमने उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कर दिया, और अब हम सिर्फ बी को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या अकाउंटिंग होगी और इसके लिए क्या अकाउंटिंग होगी, इसके इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो requirement for classification, measurement, and presentation of non-current asset held for sale. In particular, requirement that such assets should be presented separately on the face of the statement of financial position. तो ऐसी एसेट्स को जो कि नॉन करंट एसेट फॉर हेल्ड हैं, उनको हमें उनका मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन जो है वो हेल्ड फॉर सेल के अंडर होगा। ओके, जो अभी ये रिवीजन कर रहे हैं हम, तो आपको ये पता होगा कि कौन सी हेडिंग की मैं बात कर रही हूँ। और जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ऐसे एसेट्स के लिए, वो हमें सेपरेटली जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें सेपरेटली एक हेल्ड फॉर सेल का एक फेज के अंडर उसको रिकॉर्ड करना होगा। अब updated rules for the presentation of discounted operation, in particular requiring that the results of discontinued operation should be presented separately in the profit and loss। और profit and loss के अंदर हम उसको प्रेजेंट करेंगे, जो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिजल्ट होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इस हेडिंग के अंडर में लिखेंगे, जो भी रिजल्ट होगा। ठीक है, और इनकी प्रेजेंटेशन वगैरह तो हम आगे देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। अब हेल्ड फॉर सेल के अंडर में हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? एन एंटिटी शेल classify a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use। IFRS 5 para 6। तो जो भी एक एंटिटी है उसको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में हमें क्लासिफाई करना होगा। अगर उसकी जो कैरिंग अमाउंट है, एक एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है, अगर हम उसको सेल करके रिकवर कर पा रहे हैं, तो वो एसेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई हो जाएगी। मतलब हम अगर उसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो हमें उसकी कैरिंग अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन से हम उसकी कैरिंग अमाउंट को रिकवर कर पाएंगे। ये IFRS 5 पैरा 6 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद है फॉर दिस टू बी केस द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट अप्लाई। तो अगर ये होता है, अगर ये कंडीशन हो जाती है, तो हमें ये कंडीशंस को अप्लाई करना होगा। लाइक द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। जो भी उसकी प्रेजेंट कंडीशन है उसी में उसको हमें इमीडिएट सेल करना होगा। इमीडिएट सेल मतलब कि ये नहीं कि हमने हाँ बोल दिया कि हम उसको सेल के लिए रख रखा है हमने, इसलिए हम उनकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं फिर भी कि चलो सेल नहीं हुआ है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। जो उसकी इमीडिएट सेल है ना, उसी में उस कंडीशन में ही उसको हमें सेल करना होगा। तो इमीडिएट सेल करनी होगी हमें उसकी प्रेजेंट कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद में द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, मीनिंग दैट मैनेजमेंट आर कमिटेड टू प्लान टू सेल द एसेट। देयर इज एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर एंड एक्टिवली मार्केटेड एट प्राइस दैट इज रीजनेबल। तो ये तीनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिए, इन लाइन को अच्छे से लिख लीजिए कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा ही आएगा इससे आपका एक क्वेश्चन, दैट जो मैनेजमेंट है वो कमिटेड होना चाहिए एसेट को सेल करने के प्लान से। ये नहीं कि आज उसने बोला है कि वो उस एसेट को सेल करेंगे एंड देन उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। कमिटेड होनी चाहिए, और इसके लिए ना आगे कंडीशंस भी होंगी, दैट प्रोबेबल एंड ऑल दीज थिंग्स। आपने पढ़ा होगा लाइव लेक्चर्स में, दैट 50% एंड मोर देन 50% एंड ऑल दीज थिंग्स मैं आपको बताऊंगी आगे। ओके, सो ये जो मैनेजमेंट है ना वो कमिटेड होनी चाहिए इसको लेकर। ओके, देन कमिटेड होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एंड देन एक्टिव मार्केट टू लोकेट अ बायर, एक एक्टिव मार्केट होना चाहिए बायर को लोकेट करने के लिए। एंड द एसेट इज बीइंग एक्टिवली मार्केटेड एट अ प्राइस दैट इज रीजनेबल, एक ऐसी मार्केट
जहाँ पे उस एसेट की रीजनेबल प्राइस हमें मिल रही है, ऐसे एक्टिवली मार्केटेड एट प्राइस दैट इज रीजनेबल। IFRS 5 पैरा 8। द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कमिटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अगर आपने ना आज मान लीजिए कि अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में ये डिसाइड हुआ है कि उस एसेट को सेल करना है विद इन 12 मंथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि मान लो फरवरी को ये प्लान करा है कि एसेट को सेल करना है, देन ईयर एंड मान लो कि ईयर एंड जो है वो दिसंबर है और दिसंबर तक एसेट सेल नहीं हुई है। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है 1 ईयर हो गया, एसेट सेल नहीं हुई, इसलिए उसकी अकाउंटिंग वापस से शुरू हो जाएगी। नहीं, 12 मंथ्स कहाँ हुए हैं, 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर लिखा है, वो 12 मंथ्स है। उसका मतलब आपको मंथ्स को डेट कैलकुलेट करना होगा। फरवरी से अगर फरवरी में डिसाइड हुआ था ना, तो नेक्स्ट कब होगा ईयर पूरा, दिसंबर में नहीं होगा ना, जनवरी में होगा। ओके, सो जनवरी के अंदर भी अगर एसेट सेल नहीं होता है, देन उसकी अकाउंटिंग शुरू होगी। ओके, सो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा आप। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ये चीज़ लिखिए, इसको एकदम अच्छे से माइंड में बिठा लो। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन फरवरी को हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप मंथ्स को काउंट करना। ये नहीं कि ईयर तो जनवरी में स्टार्ट होता है तो हम जनवरी से ही काउंट करेंगे, नहीं, फरवरी से करोगे। ओके, जिस दिन ये डिसाइड होगा कि एसेट को अभी हेल्ड फॉर सेल कर दिया गया है, देन उस मंथ से आप डिसाइड करोगे। और अगर 15 डेज निकल गए हैं तो फिर वो 15 डेज को काउंट, जो बच गए हैं वहाँ से स्टार्ट करोगे काउंट करना। ओके, देन it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनलाइकली मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो प्लान है एसेट को सेल करने का, उसमें कोई चेंजेस आ जाए, या फिर आप उस प्लान को ही कैंसिल कर रहे हो कि नहीं अभी हम ये प्लान नहीं कैंसिल कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। IFRS 5 अकॉर्डिंग टू पैरा 8। ओके, सो ये चीज़ें ना, ये क्लासिफिकेशन हेल्प फॉर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैं अभी जो बोल रही हूँ ना, वो भी ध्यान से सुनोगे, माइंड में बिठा लोगे, आपको वापस इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन आएगा ना आपके माइंड में आ जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं क्या? कर लें इसको एक बार फिर से रिपीट, माइंड में हो जाएगा ना एक बार आपका। तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, हम कैरिंग अमाउंट, अगर एक, अभी देखो हम इसको पढ़ेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, वापस से नहीं पढ़ेंगे हम, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, रिकॉल हो जाएगा आपको। मेन की पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका ना वो माइंड में आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा आपके माइंड में। तो जो अगर एसेट है, एक नॉन करंट एसेट है, अगर हम उसको सेल करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसकी कैरिंग अमाउंट को रिकवर करने के लिए हमें या तो उसको सेल करना होगा, और अगर हम उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा, इसलिए हम उसको सेल करना बेहतर समझेंगे ना। तो अगर ये केस है तो फिर हमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आपके। द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसी में सेल करना है। ये जो ब्लैक कलर के बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है ना, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। दैट द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, इमीडिएट सेल के लिए एसेट अवेलेबल होना चाहिए। क्वेश्चन में ना आपको इस तरीके से केस स्टडीज में या क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा कि एक एसेट है जो कि इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है। ये देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ, ये तो एसेट सेल हेल्ड फॉर सेल के अंदर था ये लाइन, तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, अप्लाई हो रही है ये कंडीशन। उसके बाद में हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। इसके कैलकुलेशन का मैं आपको बताऊंगी ना। द सेल मस्ट भी हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। ओके, ना ही प्रोबेबल और लेस देन प्रोबेबल नहीं होना चाहिए, हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। हाईली प्रोबेबल का मतलब या तो आपको सीधा क्वेश्चन में दिया होगा हाईली प्रोबेबल है कि हम उस एसेट को सेल कर रहे हैं, या फिर आपको ये तीनों पॉइंट में से कुछ दिया होगा, जैसे मैनेजमेंट आर कमिटेड, कमिटेड है भाई, फिर तो हाईली प्रोबेबल ही होगा ना। कमिटेड टू अ प्लान टू सेल द एसेट, एसेट को सेल करने के लिए कमिटेड है। ओके, मैं बार बार मैं बोल रही हूँ ये कमिटेड, ये चीज़ आपको याद रहेगी, आई नो। देर इज एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर, बायर को लोकेट करने के लिए एक एक्टिव प्रोग्राम है। ये भी क्वेश्चन में दिया होगा कि जो डायरेक्टर्स है उन्होंने एक एक्टिव प्रोग्राम लोकेट करा है, बायर को लोकेट करने के लिए एक एक्टिव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा। या फिर द एसेट इज बीइंग एक्टिवली मार्केटेड एट अ प्राइस दैट इज रीजनेबल। ओके, जो रीजनेबल प्राइस है उसके अंदर मार्केट के अंदर उसके अंदर प्राइस मिल गई है, तो IFRS 5 पैरा 8। ओके, then third point is the sale is expected to be completed within 1 year, within 1 year from the date of classification। ये अच्छे से याद रखना। देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन से ही आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ये गलतियां होती है। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन से ही आपको कैलकुलेट करना है। IFRS 5 पैरा 8। इट इज़ अनलाइकली दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस, एक बार प्लान बना लिया तो बना लिया, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, या प्लान को कैंसिल आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे। आज अगर अभी प्लान बना लिया है एसेट को सेल करने के लिए, खुद की तरफ से नहीं हो सकता। अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह कुछ होता है तो वो डिफरेंट केस है, लेकिन खुद की तरफ से डायरेक्टर्स या कंपनीज विड्रॉ नहीं करेंगे उस प्लान को, एंड कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं करेंगे।
ओके, अगर एक बार प्लान बना लिया 1 लाख में उस एसेट को सेल करनी है ना, करनी है। ओके, देन मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, यहाँ से शुरू होता है इनका मेजरमेंट। नॉन करंट एसेट दैट क्वालिफाई एज हेल्ड फॉर सेल शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ, देखो लोअर ऑफ, ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआर की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कोस्ट टू सेल, जो भी इनमें से कम होगा। अब क्या आपको याद है कि हम रिकवरेबल अमाउंट जब कैलकुलेट करते थे तो उसके अंदर हम हायर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कोस्ट टू सेल में से एक सिलेक्ट करते थे। यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे गलती कर सकते हैं आप, हायर आपके दिमाग में वहाँ पे प्रेशर होगा और एंग्जाइटी में आप हायर वाला चूज कर लोगे। ये चीज़ ध्यान रखना, हेल्ड फॉर सेल बेच रहे हैं हम, तो जो कम से कम वैल्यू होगी ना वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कोस्ट टू सेल, इनके अंदर से जो भी लोअर होगा, जो भी लेस होगा, वो वाला उसमें आपको मेजर करना होगा, उसके अंदर ही उसकी अकाउंटिंग होगी, उसमें ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ओके, देन प्रेजेंटेड सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर करंट एसेट। करंट एसेट में भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उसके अंदर एसेट हेल्ड फॉर सेल के अंडर उस हेडिंग के अंडर में हमें लिखना है एसेट हेल्ड फॉर सेल, नॉट डेप्रिशिएटेड। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने फरवरी में एसेट को सेल करने का सोच लिया है, अब उसके बाद में आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे, क्योंकि हमने एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर देखा था कि जो वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया उसी के अंदर उसको सेल करना होगा, नहीं उसको सेल करना है। तो जो वैल्यू हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे डिसाइड करी थी उसमें ही सेल करेंगे, तो डेप्रिशिएट क्यों करेंगे उसको, डेप्रिशिएट करने के बाद में तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो डेप्रिशिएशन नहीं लगाना है, एक बार अगर एसेट क्लासीफाई हो गई है तो उसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा। एंड जो भी प्रेजेंट उसको प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल पोजीशन के करंट एसेट के अंडर में, लेकिन सेपरेट फीस यानी एसेट हेल्ड फॉर सेल ये लिखना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझेंगे आप ये, करिए हमने हेल्ड फॉर सेल। अभी आता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट हैज आइदर बीन डिस्पोज्ड ऑफ और इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है वो या तो एंटिटी के या तो डिस्पोज्ड ऑफ के अंडर में जाएगी या फिर हेल्ड फॉर सेल। रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस का एक ऐसा पार्ट जो कि सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करे, या फिर जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, एक बिजनेस जो है वो इंडिया में चल रहा है और एक बिजनेस जो है या मान लो एक बिजनेस राजस्थान में चल रहा है एंड एक बिजनेस पंजाब में चल रहा है, दोनों अलग अलग है, पंजाब वाला भी बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूड कर दिया, ये समझ लीजिए, तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासीफाई हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि एक ही कंपनी का अलग डिपार्टमेंट डिसकंटिन्यू हुआ है, तो वो इसके अंडर में नहीं आएगा। is part of a single coordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operation. एक single coordinated plan is a subsidiary required exclusively with a view to resale. सब्सिडियरी का ये लाइन भी ध्यान रखना, सब्सिडियरी को एक्वायर करा था रीसेल करने के लिए, मतलब सब्सिडियरी को एक्वायर ही इसलिए करा था कि उसको रीसेल कर दे। IFRS 5 पैरा 32। By showing the performance of discontinued operations separately, users can see the performance of remaining operations, enabling them to predict future performance more accurately. An entity must disclose a single amount of the face of the statement of profit and loss comprising the total of the post-tax or loss of discontinued operations and the post-tax gain or loss recognized on the measurement to fair value less cost to sale or on the disposal of the asset constituting the discontinued operation, IFRS 5 para 33 सब पैरा 8। तो इसको समझते हैं। अभी हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए एक अलग से सेपरेटली अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं हम वो, ताकि जो यूजर्स हैं, यूजर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए, या डेटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब यूजर्स होते हैं, पब्लिक भी होती है। तो वो एक कंपनी के डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को और कंटिन्यूड ऑपरेशन को अच्छे से सेपरेटली देख सकती है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से इनको लॉस हो रहा था, अगर हम उसके अंदर ही कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में डाल देंगे तो वो उसको डिफिकल्ट हो जाएगा देखने के लिए। ओके, तो उनको फ्यूचर परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि हाँ ये तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, इससे हमें क्या मतलब, लेकिन कंटिन्यूड ऑपरेशन जो है उसके अंदर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है, अच्छा प्रॉफिट करा है, तो हम इसके अंदर कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। ओके, तो बहुत अच्छे से उसको एनालिस कर सकते हैं। साथ में अगर होगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा लॉस किसका है, कौन सा प्रॉफिट किसका है, तो वो थोड़ी डिफिकल्टीज होगी। तो इसके लिए ये बनाया जाता है, एन एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज अ सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कॉम्प्राइजिंग द टोटल ऑफ। अब जो एंटिटी है उसको डिस्क्लोज तो करना होगा, एक एक अमाउंट जो है ना एंटिटी को डिस्क्लोज करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसके अंदर जो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड पोस्ट टैक्स गेन और लॉस
जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ है फेयर वैल्यू को मेजर करने के लिए, एंड जो डिस्पोजल पे कोई भी गेन या लॉस हुआ है तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा। अब इनका जो एनालिसिस है वो या तो सेपरेटली हम प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्लोजर नोट में डाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं और जो भी एनालिसिस है उसको डिस्क्लोज करते हैं डिस्क्लोजर नोट्स में। डिस्क्लोजर नोट्स में हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं जैसे कि रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्री टैक्स, पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ओके, तो एनालिसिस के अंदर हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के ही रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड ऑल दीज थिंग्स लिखेंगे। जो भी टैक्स से रिलेटेड एक्सपेंस है और गेन और लॉस है जो कि रिकॉग्नाइज हुआ है एसेट को डिस्पोज या फिर उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स निकालने के लिए, वो सब कुछ हम लिखेंगे कहाँ पे, एनालिसिस में, डिस्क्लोजर नोट्स में। और जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा ना वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए यहाँ पे परफॉर्मा है इसका इस तरीके से। ओके, तो डिस्क्लोजर नोट्स हम नीचे डालते हैं, डिस्क्लोजर नोट्स नीचे डालेंगे इस तरीके से। देखिए इसके अंदर प्रॉफिट है, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट है, ये यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है, ये प्लस ये दैट टोटल प्रॉफिट इज दिस। और जो एनालिसिस है वो सेम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, बस उसको हम डिस्क्लोजर नोट्स में डाल देते हैं। ओके, एज इट इज होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन से ना आपके कॉन्सेप्ट में आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। अ लॉस मेकिंग डिवीजन विच मदीरा हैज अग्री टू क्लोज नेक्स्ट ईयर क्लोज करेगी, तो ये इन तीनों में से किसके अंडर आएगा? अपना आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर मैं आपको बताऊं उससे पहले कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर होगा नाइदर। वाई नाइदर? नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था क्या, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था? नहीं था। नेक्स्ट ईयर क्लोज करेगी ना, तो नेक्स्ट ईयर उसको हम डिसकंटिन्यू या फिर हेल्ड फॉर सेल में रिकॉग्नाइज करेंगे। इस साल तो वो चल रहा है, कंटिन्यू है ना, तो हेल्ड फॉर सेल है और ना ही डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ओके, तो इस ईयर में उसका नाइदर, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि उसका क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है। देन सेकंड इज द फैक्ट्री ऑफ Madeira which is being marketed at a reasonable price at year end। देखो आ गया ना, ब्रशअप हो गया ना, माइंड में आया होगा, ये रीजनेबल वर्ड आने से ही ऐसे क्लिक हुआ होगा माइंड में कि रीजनेबल किसके अंदर था, एसेट हेल्ड फॉर सेल, रीजनेबल प्राइस मिल रही है ना उस फैक्ट्री को, तो एसेट हेल्ड फॉर सेल में जाएगा ये। देन स्पेशलाइज्ड प्लांट विच विल बी एडवर्टाइज फॉर सेल वंस इट हैज बीन डिसमेंटल, किसके अंडर आएगा? कमेंट कर दीजिए मेरे बताने से पहले जल्दी से। तो अभी एडवर्टाइज हुआ है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो ये नाइदर में जाएगा। ओके, so that's it for today's video. If you like it, then subscribe the channel and hit the like button. Thanks for watching. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।